हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी फंडा में। आज की कहानी है एक सुपरहिट कोरियन ड्रामा पिनोकियो की। ये ड्रामा 2014 में रिलीज हुआ था, जिसमें लीड रोल्स हैं ली जोंग सुक और पार्क शिन ह्ये के। ये कहानी है प्यार, बदले, मीडिया की ताकत और सच्चाई की लड़ाई की। चलिए शुरू करते हैं। डालप्पो एक अजीब सा जीनियस है। ऐसा लड़का जो अपनी परीक्षा के नंबर खुद कंट्रोल कर सकता है। जब पूरी क्लास स्टॉप करने की कोशिश करती है, डालपो जानबूझकर 0 नंबर लाता है। इसी वजह से उसे सब जीरो किंग कहते हैं। एक दिन होम रूम टीचर घोषणा करती है कि एक टीवी स्टेशन क्विज शो करा रहा है और इनाम है 30 लाख वन। पूरे स्कूल से सिर्फ एक ही छात्र चुना जाएगा। इस बार डालपो तय करता है कि वह अपनी असली क्षमता छुपाएगा नहीं। टेस्ट शुरू होते ही सब लिखने में लगे होते हैं और डालपो वो तो आराम से सो रहा होता है। आखिरी 10 मिनट में टीचर की चेतावनी सुनकर वह धीरे धीरे आंख खोलता है, नाम लिखता है और उत्तर भरना शुरू करता है। जांच के समय टीचरों के चेहरे उतर जाते हैं। ज्यादातर पेपर फेल, फिर एक 92 और एक 96 दिखाई देता है। एक टीचर कहती है, बस यहां रोक दो, इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन तभी होम रूम टीचर का चेहरा बदल जाता है। हाथ में है एक एकदम परफेक्ट पेपर, बिना एक भी गलती का। सबके लिए झटका तब लगता है जब पता चलता है कि वह पेपर डालपो का है। वही जीरो किंग खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है। सबकी नजरें डालपो पर टिक जाती हैं। चैनस, जो हमेशा टॉपर रहता है, पहली बार खुद को खतरे में महसूस करता है। वह अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और कहता है, अफवाह फैलाओ कि डालपो ने चीटिंग की है। कुछ ही घंटों में गॉसिपार्क की तरह फैल जाती है। चैनसू और आगे बढ़कर इशारा करता है कि डालपो ने शायद टेस्ट पहले ही चुरा लिया था। पहले तो डालपो इन बातों को अनसुना कर देता है, लेकिन जब कोई उसके फायर कैप्टन पिता को अपराधी कहकर बदनाम करता है, डालपो टूट पड़ता है। उसके दिल में उसके पिता हमेशा एक सम्मानित हीरो थे। चौंकाने वाली बात यह कि होम रूम टीचर भी अफवाहों पर यकीन कर लेती हैं और पूरी क्लास के सामने डालपो को डांट देती हैं। डालप्पो इनकार करता है, लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता, सिवाय उसकी भतीजी इन्हा के। आखिर फैसला होता है कि क्विज शो के लिए चैनसू को भेजा जाएगा। चसू पहला राउंड जीत भी लेता है और कैमरे पर इन्हा को प्रपोज कर देता है। क्लास तालियों से गूंज उठती है, लेकिन इन्हा की नजर सिर्फ डालपो की खाली सीट पर टिकती है। वह निश्चय कर लेती है, वह डालपो की बेगुनाही साबित करेगी। इधर टीचर डालपो को माफीनामा लिखने का आदेश देती है। डालप्पो साफ इनकार कर देता है। जिस चीज के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं, उसकी माफी क्यों? टीचर कहती है, पूरी स्कूल चर्चा कर रही है, यह सबूत है। तभी डालपो प्रिंटर पर पेपर निकालती एक महिला टीचर को देखता है और उसके दिमाग में एक प्लान बनता है। वह ठंडे स्वर में कहता है, जब मैं इस कमरे से बाहर निकलूंगा, सबको बता दूंगा कि आपका इनके साथ अफेयर है। टीचर घबरा जाती है। डालपो आगे कहता है, अगर इसे गलत साबित नहीं कर सकती तो अपना इस्तीफा लिखकर रख दीजिए। टीचरों के चेहरे सन्न रह जाते हैं। उधर क्लास चैनसू की जीत मना रही होती है कि तभी इन्हा अंदर आती है। केक की मोमबत्तियां बुझाती हैं और सबको फटकारती है। वह चैनस का प्रपोजल ठुकरा देती है और मांग करती है, सब लोग डालपो से माफी मांगो। चैनसू गुस्से में पूछता है, संगीत, सबूत है कि उसने चीटिंग नहीं की। दोनों की बहस बढ़ जाती है और वे शर्त लगा लेते हैं, अगर इन्हें साबित कर दे तो चैनसू माफी मांगेगा और इनाम का आधा हिस्सा देगा, वरना वह इन्हा को सबके सामने 10 थप्पड़ मारेगा। अपनी भतीजी को इस हद तक लड़ते देखकर डालपो अंदर से हिल जाता है। वह फैसला करता है, अब वह चुप नहीं रहेगा। जब डालपो बाहर होता है, इन्हा उसके कमरे में सबूत तलाशती है। कॉमिक्स के ढेर में उसे एक अंग्रेजी की किताब दिखती है जिस पर लाइब्रेरी का स्टैंप लगा है। जिज्ञासा में वह लाइब्रेरी जाती है और हैरान रह जाती है। हर किताब पर डालपो का उद्धार रिकॉर्ड, यानी वह हमेशा से पढ़ाई करता था। सिर्फ सबसे छुपाकर वह सारे रिकॉर्ड कॉपी करके सबूत तैयार संगीत कर लेती है। इधर डालपो क्विज शो के ऑडिशन में पहुंचता है और आसानी से पास हो जाता है। अब मंच पर आमने सामने है जीरो किंग डालपो बनाम टॉपर चसू। पहले ही सवाल से डालपो सबको चौंका देता है। होस्ट पूछता है, 43 लोगों में से एक को एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें झूठ बोलते ही हिचकी आती है। ये बीमारी किस प्रथा किरदार के नाम पर है?
डालप्पो अचानक अपनी एकमात्र लाइफलाइन यूज करता है और चस्सू को बुलाता है। 30 सेकंड में वह ताना मारता है, अगर आज तुम्हें हरा दिया तो मुझे तुम्हें 10 थप्पड़ लगाने दो। सब सन्न रह जाते हैं। सच्चाई यह है, डालपो इस शो में सिर्फ इन्ह का बदला लेने आया है। लाइफलाइन बर्बाद होने के बावजूद वह आत्मविश्वास से जवाब देता है। पिनोकियो होस्ट जवाब सही बताता है और पूछता है, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसे यह बीमारी हो? डालप्पो मुस्कुराकर कहता है, हाँ, वो बेहद खास है, बहुत बोलती है और बिना सोचे सब कुछ कह देती है। हम उसे कहते हैं लाउड माउथ विच। पूरी क्लास हंसी से फट पड़ती है, जबकि इन्हें गुस्से में बड़बड़ाती है। डालपो, आज तुम गए। दूसरा सवाल आता है, 60 साल के राशि चक्र के अनुसार यह कौन सा वर्ष है? लेकिन यह सवाल डालपो की सबसे दर्दनाक याद को जगा देता है। उसे अपना असली नाम याद आता है। हामयोंग वह और उसका बड़ा भाई जाम मयोंग कभी शहर के मशहूर जीनियस बच्चे थे। एक समय था जब उनका परिवार, मां, पिता और दोनों बेटे खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन फिर आया वह हादसा जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके पिता, जो फायर कैप्टन थे, एक बड़ी फैक्ट्री आग की सूचना पर टीम लेकर पहुंचे। मैनेजर ने सिर्फ 2 मजदूरों के अंदर फंसे होने की बात कही, लेकिन यह नहीं बताया कि फैक्ट्री में खतरनाक केमिकल्स का ढेर था। डालपो के पिता ने सच्चाई जाने बिना टीम को अंदर भेज दिया, जबकि मजदूर तो पहले ही भाग चुके थे और आग उन्हीं की गलती से लगी थी। कुछ ही देर बाद केमिकल्स धमाके से फट पड़े। सारी फायर टीम सहित 9 फायर फाइटर शहीद हो गए और आग अगले दिन तक जलती रही। बाद में मैनेजर ने झूठ बोलकर सारी गलती डालपो के पिता पर डाल दी कि कैप्टन ने चेतावनी के बावजूद अंदर जाने की जिद की थी। आश्चर्य यह कि 9 में से सिर्फ 8 शव मिले। तभी एक गवाह ने दावा किया कि उसने बारिश में कैप्टन को जिंदा देखा था। वह गवाह पिनोकियो सिंड्रोम से पीड़ित था, इसलिए उसकी बात बिना सोचे ही सच मान ली गई। मीडिया ने कहानी को सनसनीखेज बनाने का मौका पकड़ लिया। एक निर्दयी महिला रिपोर्टर ने इंटरव्यू को एडिट करके डालपो के पिता को फरार अपराधी की तरह दिखा दिया। गलत रिपोर्ट से जनता भड़क उठी। परिवार जहां भी जाता अपमान सहना पड़ता। दबाव इतना बढ़ गया कि डालपो की मां टूट गई। आखिरी बार छोटे बेटे के साथ पटाखा जलाने के बाद वह समुद्र में कूद गई। जब बड़ा भाई पहुंचा, उसे सिर्फ एक चिट्ठी और छोटे भाई का एक जूता मिला। गुस्से और दुख में वह मीडिया पर चिल्लाता रहा, पर किसी को फर्क नहीं पड़ा। किस्मत से डालपो को एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बचा लिया जिसे अल्जाइमर था। वह उसे अपना खोया बड़ा बेटा समझकर घर ले आया और अचानक डालपो को एक ऐसा भाई मिला जो उससे 20 साल बड़ा था और एक भतीजी इन्हा जो उसी की उम्र की थी। शुरू में चोई भाई नहीं मान रहे थे, लेकिन डालप्पो का बुजुर्ग की सेवा करने का तरीका देखकर उन्होंने उसे अपना लिया। डालपो ने कभी अपनी असली पहचान नहीं बताई और समय के साथ वह परिवार का हिस्सा बन गया, लेकिन किस्मत जैसे उसका साथ ही नहीं देती थी। एक दिन टीवी ठीक करते समय उसे सच्चाई पता चली कि उसके परिवार को बर्बाद करने वाली रिपोर्टर इन्हा की ही मां थी। उस दिन से डालपो का व्यवहार इन्हा के साथ बदल गया। वह उसे जानबूझकर चिढ़ाता था, हालांकि दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए एक पुराना गहरा रिश्ता बन चुका था। इसीलिए जब डालपो ने सुना कि इन्हा ने चैनसू से उसकी बेगुनाही पर शर्त लगा ली है, वह खुद को रोक नहीं पाया और क्विज शो में हिस्सा लिया। जाहिर है, वह मुकाबले में चैनस को आसानी से हरा देता है। बदला पूरा होता है और डालपो घर के रास्ते निकल पड़ता है। उधर इन्हा आसमान देखते हुए कहती है, मैं उस लड़के के लिए छतरी कभी नहीं लाऊंगी, और तभी उसे हिचकी आने लगती है, यानी वह झूठ बोल रही है। तेज बारिश में डालपो बस से उतरता है और इन्हा को स्टेशन पर सोता पाता है। उसे याद आता है कि चैनसू शो में इन्हा को प्रपोज करने वाला था और यह बात उसने पहले ही सुन ली थी। उसी पल उसने तय कर लिया कि वह इन्हा को किसी और के हाथों नहीं जाने देगा। जब इन्होंने उससे पूछा था कि वह शो में क्यों गया, वह जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन अब धीरे से कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। उसी समय इन्हा जाग जाती है और छतरी लेकर भागती है, पर छतरी टूटी होती है। घबराहट में खड़ी इन्हा को देखकर डालपो मजाक में उसके सिर पर ट्रैफिक कोन रख देता है। इन्हा झूठ बोल देती है, ग्रैंडपा ने भेजा है कि तुम भीग ना जाओ। डालप्पो अपने मन की बात दबा लेता है,
क्योंकि वह अपने दुश्मन की बेटी से प्यार करने की इजाजत खुद को नहीं दे सकता। कुछ साल बीत जाते हैं। हाई स्कूल के बाद डालोपो टैक्सी ड्राइवर बन जाता है ताकि परिवार का खर्च चला सके, और इन्हा रिपोर्टर बनने का सपना पूरा करती रहती है। लेकिन उसके पिनोकियो सिंड्रोम की वजह से किसी भी कंपनी में नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। एक सुबह वह डालपो से इंटरव्यू पर छोड़ने का कहती है। डालप्पो आधी नींद में होता है और गलती से उसकी स्कर्ट पकड़ लेता है। इन्हा उसे आवारा कहकर चिल्लाती है और उसे घूंसा मार देती है। अपने बड़े बेटे के चेहरे पर पड़ा निशान देखकर दादाजी गुस्से में चम्मच से इन्ह को डांटते हैं। आगे जाकर वह मिस सोंग को टैक्सी बुलाते हुए देखता है। उसी क्षण उसका दिल गुस्से से भर उठता है और इन्हा की खातिर वह खुद को रोक लेता है। वह मिस सोंग से पूछता है, आप अपनी बेटी के साथ इतना सख्त व्यवहार क्यों करती हैं? मिस सोंग बेपरवाही से कहती है, उसे समझाओ कि ऐसे सपनों का कोई भविष्य नहीं होता। उधर इन्हा घर जाकर अपनी सारी पत्रकारिता की किताबें समेटती है और उन्हें जलाने की सोचती है। घर लौटते समय दादाजी बताते हैं कि इन्हा सूटकेस लेकर कहीं निकल गई है। डालपो घबराहट में भागता है। छत से इन्हा के एडमिशन टिकट के टुकड़े गिरते हैं। वह तेजी से ऊपर दौड़ता है और हिचकी की आवाज सुनते ही उसे चैन आता है। इन्हा को देखकर वह धीरे से कहता है, मुझे आज सब पता है, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ। इन्हा शर्मिंदा होकर रो पड़ती है। वह जानती है कि डालपो ने अपने सपनों की कुर्बानी देकर हमेशा उसका साथ दिया है और फिर भी वह हर बार असफल हो रही है। वह कहती है, मैं हार गई हूं, मैं अब और बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन उसकी हिचकियां बता देती हैं कि वह झूठ बोल रही है। अंत में वह टूट कर कहती है, मैं छोड़ना नहीं चाहती, पर क्या करूं? अचानक डालपो उसका हाथ पकड़कर कहता है, तो फिर चलो, हम दोनों रिपोर्टर बनते हैं, साथ मिलकर लड़ेंगे और सच्चाई को सच में सच साबित करेंगे। इसके बाद आने वाले महीनों में डालपो दिन रात पढ़ाई करता है। इन्हा के साथ इंटरव्यू की तैयारी करता है। दादाजी को चिंता ना हो इसलिए उनसे छुपता रहता है, लेकिन बुजुर्ग पिता सब समझ चुके होते हैं। एक दिन वह उत्साह से डालपो को नाई की दुकान ले जाते हैं। स्टाइलिश हेयर कट हैं, फिर उसके लिए एक बढ़िया सूट खरीदते हैं। तैयार होकर जब डालपो बाहर आता है, दादाजी की आंखों में गर्व चमकने लगता है। अरे ये कौन है? डालप्पो आईने में खुद को देखकर असहज हो जाता है। वह अब उस बूढ़े का भोला बेटा नहीं दिखता। तभी दादाजी सच बता देते हैं, मुझे हमेशा पता था कि तुम मेरे असली बेटे नहीं हो, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। फिर वह गंभीर आवाज में कहते हैं, अब मेरी चिंता मत करो, जाओ अपनी जिंदगी जियो। डालपो आंसू रोक नहीं पाता। आप हमेशा मेरे पिता रहेंगे। घर पहुंचने पर चोई उसे पहचान नहीं पाता और पूछता है, पिताजी यह मेहमान कौन है? दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। जैसे ही डालपो घर में दाखिल होता है, बाहर आती इन्हें उत्साहित होकर कहती है, मेरे अंकल आज तो कमाल लग रहे हैं। बूढ़े पिता गर्व से मुस्कुराते हैं। डालपो की स्मार्टनेस और अच्छी शक्ल हमारी फैमिली से ही मिली है। छोई अपनी बेटी को इतने प्रभावित होते देखकर चौंक जाता है। कल तक तो वह उसे सबसे प्यारी और सुंदर गर्ल कह रहा था, लेकिन आज डालपो को देखकर उसे लगता है कि उसकी बेटी तो उसके लायक ही नहीं। वह तुरंत उसे डांटता है, ये पुराने कपड़े फेंक दो। इन्हें गुस्से में याद दिलाती है, आपने ही कहा था मैं मिस कोरिया से भी सुंदर हूं। चोई फौरन बहाना बनाता है, अरे मैं नशे में था। वह चेतावनी देता है, ऐसे व्यवहार करोगी तो डालपो सोचेगा कि तुम बहुत आसान हो। इन्हें झुंझुलाकर कहती है, यह सब नामुमकिन है। डालप्पो ने मुझे कभी लड़की की तरह नहीं देखा और मैंने भी उसे कभी लड़के की तरह नहीं। कमरे के बाहर खड़ा डालपो यह सुनकर रुक जाता है, लेकिन उसके बाद की बात सुन नहीं पाता। अंदर इन्हा अपने पिता से कह रही होती है, डालपो को हल्के में मत लेना। उसकी शक्ल, उसकी सोच और उसकी स्किल्स सब टॉप 1% में आती है। यह कहते हुए वह धड़कते दिल के साथ अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद रिपोर्टर की भर्ती शुरू होती है। डालपो सिर्फ 1 महीने में 3 साल का सिलेबस पूरा कर लेता है और लिखित परीक्षा पास कर लेता है। वह इन्हा को उसके 36वें इंटरव्यू तक लेकर आता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी सीओ से। असल में सीओ ही वह इंसान है जो 13 साल तक गलती से इन्हा को टेक्स्ट करता रहा। वह उसकी मां का पुराना नंबर इस्तेमाल कर रहा था और इन्हें समझती रही
कि वह उसकी मां है। समय के साथ सीओ को इस लड़की से लगाव हो गया, पर उसने अपनी असल पहचान एक अमीर घराने के वारिस छुपा ली ताकि वह उसके और करीब आ सके। पहला इंटरव्यू शुरू होता है। तीनों एक ही ग्रुप में है। डाल्पो नोटिस करता है कि सीओ लगातार इन्हा को देख रहा है, तो वह मजाक में कहता है, दोस्त, तुम्हारी नाक बह रही है। वीडियो रिपोर्टिंग टेस्ट में डाल्पो सबसे पहले नंबर पर है, जो कि सबसे मुश्किल पोजीशन है। वह बिना तड़का लगाए सच बताता है। बाकी दो प्रतियोगी उसके रिपोर्ट में मसाला जोड़कर उसे और रोचक बनाते हैं। इन्हा की बारी आती है। वह भी डाल्पो की तरह बिल्कुल सच बोलती है। इंटरव्यूअर पूछता है, तुमने दूसरों जैसा क्यों नहीं बोला? इन्ह सच बताने ही वाली होती है कि उसे पिनोकियो सिंड्रोम है, लेकिन डाल्पो और सीओ दोनों उसे रोकते हैं। एक रिपोर्टर का काम है सच को प्राथमिकता देना, न कि उसे सजाना। पहला राउंड खत्म होता है और इन्ह सोचती है कि वह फिर फेल हो गई। वह खुद को डाल्पो के लिए बोझ महसूस करती है, लेकिन डाल्पो उसे दिलासा देता है, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। सीओ इस नजदीकी से जल उठता है। उसी बीच रिजल्ट आता है। दोनों पास घर में खुशी फैल जाती है, लेकिन चोई परेशान है। उसे तो अपनी बेटी और डाल्पो करीब आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी में दूसरा राउंड शुरू होता है। डिबेट इंटरव्यू केस खुलते ही डाल्पो का चेहरा फीका पड़ जाता है। यह वही केस था जिसने 13 साल पहले उसके पिता की जिंदगी तबाह कर दी थी। अब सवाल पूछा जाता है, आखिर गलती किसकी थी? डाल्पो अंदर ही अंदर टूट जाता है, पर तभी इन्हा बोलती है। वह कहती है कि इस ट्रेजेडी का कारण लालच नहीं, बल्कि एक गलत फहमी थी। एक गवाह जिसने झूठ नहीं बोल सकता था, लेकिन उसने व्यक्ति को पहचानने में गलती कर दी। वह कहती है, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था जिसका दोष किसी एक इंसान पर नहीं डाला जा सकता। अचानक डाल्पो गुस्से में बोल उठता है, क्या किसी की भी गलती नहीं? पिनोकियो और रिपोर्टर्स दोनों को पता होना चाहिए था कि लोग उनकी हर बात पर विश्वास करते हैं। उन्हें और सावधान रहना चाहिए था। उनकी लापरवाही ने एक पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। फिर भी इन्ह अपने विचार पर अटल रहती है। डाल्पो समझ जाता है कि पिनोकियो सिंड्रोम वाले व्यक्ति को रिपोर्टर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक उन्हें लगता है कि वे सही हैं, उन्हें हिचकी नहीं आएगी। डाल्पो के बदले हुए व्यवहार से दुखी इन्हा इंटरव्यू रूम छोड़ देती है। को भी इंटरव्यू से हटने का निर्णय लेता है और उसके साथ बाहर चला जाता है। लिफ्ट में वह उसे समझाने की कोशिश करता है, पर इन्ह चुप रहती है। वह जानती है कि बहस में हर किसी का अपना मत हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि डाल्पो कम से कम उसका साथ देगा। वो धीरे से कहता है, शायद तुम डाल्पो को पसंद करती हो। इन्ह तुरंत इनकार करती है, लेकिन उसकी हिचकियां सब कुछ बता देती हैं। उधर डाल्पो छत पर जाकर फूट फूट कर रो पड़ता है। अब उसे एहसास हुआ कि उसका पिता भगोड़ा नहीं, बल्कि असली हीरो था। खुद को संभाल कर वह पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन पता चलता है कि उसके पिता के अवशेष पहले ही कोई ले जा चुका है। दूसरी ओर बड़ा भाई जोंग अपने पिता का अंतिम संस्कार पूरा कर चुका है। वह अब अकेला महसूस करता है और सूने दिल में सिर्फ बदले की आग बची है। वह तय करता है कि जिन लोगों ने उसके परिवार को तबाह किया, उन्हें वह एक एक कर सजा देगा। उसका पहला निशाना वही फैक्ट्री मैनेजर होता है जिसने सारी गलती डाल्पो के पिता पर थोपी थी। जयंग चालाकी से उसका वॉलेट चुरा लेता है और उसे एक सुनसान जगह बुलाता है। मैनेजर कुछ समझ नहीं पाता और सीधे फंस जाता है। जयंग निर्दयता से जाल बंद कर देता है। मैनेजर कितनी भी मिन्नतें करे, जयंग का दिल नहीं पिघलता। वह उन दो मजदूरों को भी सजा देता है जिनकी गलती से आग लगी थी, और सबका दोष मैनेजर पर डाल देता है ताकि दुनिया उसे उसी तरह याद करे जैसे उसके पिता को गलत तौर पर दोषी ठहराया गया था। इधर इन्हा अपने पिता की सलाह पर एक कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रही है। वह रोते हुए एक ग्राहक से कहती है, अंकल, डाल्पो तो 1 महीने में पास हो गए और मैं 3 साल से मेहनत कर रही हूं। फिर भी असफल तभी सीओ आता है जो उसे पसंद करता है और डाल्पो को उसका असली अंकल समझकर उसे दिलासा देता है। रात में डाल्पो अपने पहले दिन की नौकरी के बारे में परिवार से बातें करता है। इन्हा दिखाती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन ही मन उसे बुरा लगता है कि डाल्पो भी उसे रिपोर्टर के लायक नहीं मानता। गुस्से में वह उसका टूथ ब्रश टॉयलेट में डुबो देती है, लेकिन जैसे ही डाल्पो उसे उठाता है, उसे खुद ही शर्म आ जाती है और वह टूथ ब्रश फेंक देती है,
बिना संतोष के, सिर्फ पछतावे के साथ। अगले दिन स्टोर में सीओ फिर आता है। तभी इन्हा की मां भी आती है और उसे नौकरी का प्रस्ताव देती है। वास्तव में उनकी कंपनी एक विश्वसनीयता संकट से जूझ रही है और वह इन्हा के पिनोकियो सिंड्रोम का इस्तेमाल पब्लिसिटी के लिए करना चाहती है। इन्हा तुरंत मना कर देती है, लेकिन उसकी मां कहती हैं, इस फील्ड में सिद्धांत और अहंकार बेकार है, बस मौके पकड़ो। इन्हा कार्ड लेकर उलझन में पड़ जाती है। आखिर रिपोर्टर बनना उसी का सपना था। शाम को लिफ्ट में डाल्पो मिलता है और इन्हा उसे रूफ टॉप पर बात करने के लिए बुलाती है। वह स्वीकार करती है कि जिस दिन उसने कहा कि वह डाल्पो को पसंद नहीं करती, तब से हिचकियां रुक ही नहीं रहीं। डाल्पो चौंक जाता है और परेशान भी। वह जानता है कि वह इन्हा से प्यार करता है, लेकिन वह उसकी दुश्मन की बेटी है। इन्हा भी जानती है कि उनका रिश्ता संभव नहीं। सबकी नजर में डाल्पो उसका अंकल है। वह वादा करती है, मैं कोशिश करूंगी कि किसी और को पसंद करूं और इन भावनाओं को भूल जाऊं। डाल्पो का दिल टूटता है, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाता। कुछ देर सोचने के बाद इन्हा अपनी मां को फोन करके नौकरी स्वीकार कर लेती है। उधर सीओ भी उसी कंपनी में भर्ती हो जाता है, सिर्फ इन्हा के लिए। इस तरह इन्हा रिपोर्टर बन जाती है और डाल्पो उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी घर पहुंचकर डाल्पो देखता है कि दादाजी ने खास डिनर बनाया है। लेकिन जैसे ही वह बीफ ट्राइब देखता है, उसे पोस्टमार्टम की छवियां याद आ जाती हैं और वह बाथरूम भागकर उल्टी कर देता है। परिवार घबरा जाता है। कमरे में लौटकर वह देखता है, इन्होंने उसके लिए दवा रखी है। फिर उसके पिता भी दवा लेकर आते हैं और उसी समय छोटा भाई भी दवा लेकर कमरे में प्रवेश करता है। टेबल पर रखी 3 दवाइयों को देखकर डाल्पो का दिल गर्माहट से भर जाता है। कुछ ही देर बाद टीम लीडर इन्हा और सीओ को पुलिस स्टेशन रिपोर्टिंग असाइनमेंट पर भेजता है, कहते हुए, जल्दी करो क्योंकि आज तुम्हारे प्रतिस्पर्धी भी वहीं पहुंच चुके हैं। जैसे ही दोनों नए रिपोर्टर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, पता चलता है कि वहां पहले से ही डाल्पो और यूनन मौजूद हैं। स्टेशन के बाहर इंतजार कर रहे रिपोर्टरों की थकान देखकर डाल्पो तुरंत समझ जाता है कि यहां मुकाबला कितना सख्त है। तभी उसकी मुलाकात होती है बचपन के दोस्त चांसू से, जो अब पुलिस अफसर हैं। थोड़ी देर बाद इन्हा भी स्टेशन पहुंचती है। शंसू उन्हें रिपोर्टर्स लाउंज दिखाने ले जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, सब हैरान रह जाते हैं। कमरा बेहद गंदा और खराब हालत में है। इंटर्न रिपोर्टर बार बार पुलिस से सुराग लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी केस की जानकारी देने को तैयार नहीं। उल्टा उन्हें बार बार बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ चालाक डाल्पो जल्दी ही एक कॉप से अच्छा संबंध बनाकर छोटे मोटे सुराग जुटाने लगता है। इन्हा हिम्मत नहीं छोड़ती और अपने पुराने दोस्त चांसू से मदद मांगती है। वह उसे एक मामूली सा केस बताता है, एक महिला की व्यायाम करते समय अचानक मौत। इन्हा को लगता है कि यह खबर उसके लिए एक मौका है, लेकिन उधर यूनन चालाकी दिखाते हुए स्टेथोस्कोप ट्रिक से वही जानकारी चुरा लेती है। दोनों टीमें तुरंत अलग अलग जगह जाती हैं, कुछ लोग जिम की तरफ और कुछ अस्पताल की ओर। पूरे दिन भाग दौड़ करने के बावजूद कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगती। शाम तक सभी को पता चलता है कि जिस महिला की मौत हुई वह अक्सर अपने रूप को लेकर परेशान रहती थी और उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया था। यूनन तुरंत खबर चला देती है कि वह जलन में वजन कम कर रही थी, लेकिन डाल्पो के मन में शक जागता है। उसे याद आता है कि इन्हा ने उसे चेतावनी दी, जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। वह सीधे महिला के घर जाता है और परिवार से सच जानता है। वह महिला अपनी बेटी को बचाने के लिए अपना लीवर दान करना चाहती थी, लेकिन ऑपरेशन से पहले उसे 30 किलो वजन कम करना था। इसी जल्दबाजी में उसने ज्यादा मेहनत कर दी और दुखद घटना हो गई। देर हो चुकी थी। वहीं अधूरी और गलत खबर टीवी पर चल चुकी थी। बेटी रोते हुए कहती है, यह सब झूठ है। इसी बीच में सॉन्ग सच के साथ लाइव हो जाती है। इन्होंने सही समय पर असली जानकारी पहुंचाई थी और मिस सॉन्ग ने उसी का इस्तेमाल किया। इस एक रिपोर्ट से डाल की कंपनी की साख गिर जाती है। डाल शर्म, पछतावे और गुस्से में कंपनी से गायब हो जाता है। उसे वही कमरा याद आता है जहां उसने इन्हा पर तंज कसा था कि वह सावधान नहीं है। आज वही गलती वह खुद कर चुका है और एक परिवार को दर्द दिया है।
घर जाकर वह अपने पिता से कहता है कि रिपोर्टर बनना बुरा फैसला था। कम पैसे, ज्यादा डांट और हर दिन तनाव। वह नौकरी छोड़ने की बात करता है, लेकिन बूढ़ा पिता तुरंत समझ जाता है और कहता है, भागना आसान है, लेकिन क्या तुम वाकई इससे डर नहीं रहे? डाल्पो को बातें चुप जाती हैं। रात को वह अपने फोन पर इन्हा के मिस्ड कॉल देखता है और वह वादा याद करता है, एक साथ रिपोर्टर बनेंगे। अगली सुबह वह हिम्मत जुटाकर ऑफिस वापस जाता है। उसे लगता है कि टीम लीडर उसे खूब डांटेंगे, लेकिन उल्टा लीडर कहते हैं, यह गलती मैं भी कर चुका हूं, इसे सीख समझकर आगे बढ़ो। डाल्पो फिर से काम में जुट जाता है। पुलिस स्टेशन में इन्हा एक नए केस आगजनी के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही होती है। तभी डाल्पो वहां पहुंचता है और इन्ह घबरा कर डगमगा जाती है। वह उससे बात नहीं करना चाहती और सेओ उसे सहारा देकर ले जाता है। डाल्पो उसे जाते हुए देखता रह जाता है। तभी एक नया सुराग सामने आता है। आगजनी का मुख्य संदिग्ध वही फैक्ट्री मैनेजर है जिसने डाल्पो के पिता पर पुराना आरोप लगाया था। कॉल रिकॉर्ड देखते समय डाल्पो को एक परिचित नंबर दिखता है, एक ऐसे बूढ़े आदमी का जिसकी गाड़ी को कभी उसने ठीक कराने में मदद की थी। डाल्पो उसे मिलने जाता है, लेकिन जैसे ही वह आदमी पास आता है, डाल्पो का चेहरा हैरानी से जम जाता है। वह कोई और नहीं, उसका वर्षों से बिछड़ा हुआ बड़ा भाई था। जब वह आदमी अपना नाम जायंगन बताता है, तभी डाल्पो समझ जाता है वह कोई और नहीं, उसका बिछड़ा हुआ बड़ा भाई ही है। लेकिन तुरंत एक खौफनाक ख्याल उसके दिमाग में आता है। आगजनी केस के जिन 3 लोगों ने उसके पिता पर झूठा इल्जाम लगाया था, वह तीनों एक एक करके रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। डाल्पो को शक होने लगता है कि शायद उसका भाई किसी खतरनाक रास्ते पर चल पड़ा है। इसी वजह से वह अपनी पहचान छुपा लेता है। तभी अचानक पुलिस वहां पहुंच जाती है। डाल्पो जल्दी से जायन को खींचकर दूर ले जाता है, लेकिन चांसू उन्हें दूर से देख लेता है। बाद में दोनों एक छोटे से ढाबे में बैठते हैं। डाल्पो ट्रक के नुकसान के पैसे देना चाहता है, मगर जायन मुस्कुराकर मना कर देता है। यह तो किस्मत थी, हम दोस्त बन सकते हैं। जाने से पहले वह यह भी नोटिस करता है कि डाल्पो बिल्कुल उसके छोटे भाई जैसा दिखता है। डाल्पो खुद को रोक नहीं पाता और पूछ बैठता है, क्या मैं आपको अपने बड़े भाई की तरह मान सकता हूं? जायन खुशी से हां करता है। डाल्पो मन की तड़प से टैक्सी लेकर उसका पीछा करता है, यह देखने के लिए कि वह कैसे रहता है और कहीं केस में फंसा तो नहीं। लेकिन दरवाजे की घंटी बजाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह सच्चाई का सामना करने के लिए अभी तैयार नहीं था। उधर शहर में एक नया हादसा हो जाता है। एक आदमी शराब पीकर गाड़ी चला रहा होता है। पुलिस रोकती है तो वह कार छीनकर भागने लगता है। तेज रफ्तार में वह गाड़ी पर नियंत्रण खो देता है। तभी एक छोटा बच्चा बैसाखियों के सहारे सड़क पार कर रहा होता है। गाड़ी फिसलती है, पलटती है। आखिरी पल में एक वाटर डिलीवरी ट्रक तेजी से आकर उसके सामने रुक जाता है और बच्चे को बचा लेता है। ड्राइवर टक्कर सहकर भी पहले बच्चे को देखता है और फिर वहीं गिर पड़ता है। इन्हा की न्यूज टीम पूरा हादसा रिकॉर्ड कर लेती है। ड्राइवर रातों रात नेशनल हीरो बन जाता है और हैरानी की बात, वह हीरो कोई और नहीं जायोंग था और उसकी चोटें भी ज्यादा गंभीर नहीं थीं। इन्हा उसे तलाश कर लेती है और इंटरव्यू के लिए अपना कार्ड देती है। जायंगन मुस्कुराता है, एक अजीब खतरनाक सी मुस्कान, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने पता लगा लिया था कि इन्हा उस रिपोर्टर की बेटी है जिसने 13 साल पहले उसकी परिवार की जिंदगी तबाह कर दी। इधर उसका ट्रक पुलिस स्टेशन पहुंचता है और डाल्पो उसे देखकर घबरा जाता है। वह तुरंत अस्पताल दौड़ता है। अस्पताल में जायनोंग इंटरव्यू दे रहा होता है। वह कहता है कि उसे वह बच्चा अपने खोए हुए छोटे भाई जैसा लगा, इसलिए उसने जान जोखिम में डाल दी। इनको पता चलता है कि जायोंग उसी पुराने हादसे का पीड़ित है। वह गुस्से में पूछती है, वो झूठी खबर चलाने वाला रिपोर्टर कौन था, जैसे ही जायंग नाम बताने वाला होता है। डाल्पो वहां पहुंचकर इन्हा को खींच ले जाता है। इन्हा सोचती है कि डाल्पो उसकी स्टोरी छीनना चाहता है, लेकिन डाल्पो सख्त लहजे में कहता है, उससे दूर रहो, वो खतरनाक है, मुझ पर भरोसा करो। इन्हें तर्क देती है कि जिसने एक बच्चे की जान बचाई वो बुरा इंसान कैसे हो सकता है। लेकिन डाल्पो जानता है उसका भाई बदले की आग में जल रहा है और अगला निशाना इन्ह हो सकती है। वह कारण नहीं बता सकता, बस विनती करता है,
कृपया उससे दूर रहो और मुझसे मत पूछो क्यों। डाल्पो को इतना गंभीर देखकर इन्हें अनछा के बावजूद मान जाती है। उसके ईमानदार होने पर डाल्पो चैन की सांस लेता है। उधर जायन की निगाहें कैमरामैन पर पड़ती हैं, वही आदमी जिसने 13 साल पहले उस झूठी रिपोर्टिंग का फुटेज शूट किया था। कैमरामैन का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है क्योंकि उसे याद आता है उन सॉन्ग ने कभी जायन के पिता को बेशर्म भगोड़ा कहकर रिपोर्ट एडिट की थी, और जब जायोंग ने विरोध किया था उसे कत्ल की कोशिश के झूठे आरोप में जेल भेज दिया गया था। जायंगन गिन्हा का कार्ड उठाकर पूछता है, क्या यह मिस सोन की बेटी है? कैमरामैन डर के मारे सिर हिला देता है। जायोंग एक ठंडी हंसी हंसता है, अब खेल मजेदार होगा। इसी बीच मिस सॉन्ग लाइव टीवी पर आती हैं, जायन की बहादुरी की रिपोर्ट दिखाती हैं और 13 साल पुरानी झूठी रिपोर्ट के लिए माफी मांगती है। कहती हैं कि अब से वह सिर्फ सच पेश करेंगी। जयमयोंग उसकी माफी स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि उसका पछतावा सच्चा नहीं है। दल्पो को भी एहसास है कि उसका भाई बदले की आग में जल रहा है और रुकने वाला नहीं। थोड़ी देर बाद दल्पू अपने दिवंगत पिता की कब्र पर जाता है, जहां उसे कांच पर चिपके माफीनामे दिखते हैं। पास रखी पुरानी पारिवारिक तस्वीर देखकर वह टूट जाता है और रो पड़ता है। उसी वक्त जेमयोंग वहां पहुंचता है, लेकिन इस बार वह दल्पो से अजीब ठंडेपन से पेश आता है। यहां तक कि दल्पो लाया हुआ फूल भी कूड़ेदान में फेंक देता है। असल में जेमिंग को हाल ही में पता चला था कि दल्पो एक रिपोर्टर है, इसीलिए उसे शक हुआ कि शायद दल्पो उसके करीब सिर्फ किसी मकसद से आया था। यही गलतफहमी उसे दल्पो से दूर कर देती है और वह उसके इंटरव्यू का अनुरोध भी ठुकरा देता है। लेकिन दल्पो हार नहीं मानता और पूछता है कि क्या वह मून डाकू को जानता है। जैमियो घबरा जाता है क्योंकि वही फैक्ट्री मैनेजर था जिसे उसने कुएं में बंद किया था। वह झूठ बोलता है कि वह इस नाम को नहीं जानता। कई बार कोशिश करने के बाद दल्पो को यकीन हो जाता है कि मैनेजर की मौत हो चुकी है और उसके कातिल उसके अपने भाई के अलावा कोई नहीं। दल्पो गंभीरता से पूछता है, तुम दुनिया से माफी चाहते हो या बदला? जैमिंग बिना झिझक कहता है, बदला। वह दल्पो का रिकॉर्डिंग फोन उठाकर आग में फेंक देता है, लेकिन दल्पो शांत रहता है क्योंकि असली रिकॉर्डर उसके टाई क्लिप में छिपा होता है। फिर भी दल्पो पुलिस को रिकॉर्डिंग देने का इरादा नहीं रखता। वह सच को दफनाना चाहता है ताकि उसका भाई और ज्यादा ना टूटे। इधर कैमरामैन इन्हा को 13 साल पुरानी जयमंग की इंटरव्यू फुटेज दिखाता है। इन्ह यह देखकर स्तब्ध रह जाती है कि उसी की मां उस रिपोर्टर थी जिसने जेमियो के परिवार को बर्बाद कर दिया था। उसकी नजरों में मां की जो छवि थी एक झटके में ध्वस्त हो जाती है। उसी वीडियो में इन्ह एक जूता देखती है। कैमरामैन बताता है कि वह जैमिंग के छोटे भाई का है। तब इन्हा को याद आता है कि बिल्कुल वही जूता दल्पो के पास भी था। वह तुरंत घर जाकर दादा से पूछती है और दादा बताते हैं कि उन्होंने सालों पहले दल्पो को उसी जूते के सहारे